तो दोस्तों आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 9th के अंदर, और काफ़ी लोगों को ये समझ में भी नहीं आता है कि वर्क और एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और सारे के सारे हम इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है वर्क, कि वर्क होता क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ तो ये इंसान लैपटॉप चला रहा है, क्या ये वर्क कर रहा है? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर रहा है, लेकिन फिजिक्स के अंदर ये वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें यही समझना होगा किसे वर्क कहेंगे किसे वर्क नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये लड़का है, चेयर को आगे धक्का मार रहा है, क्या ये वर्क कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। और ये चेयर को अपनी तरफ खींचे तो भी ये वर्क कर रहा है। तो चाहे ये चेयर को आगे कर रहा है तो भी ये वर्क कर रहा है, पीछे कर रहा है तो भी ये वर्क कर रहा है, और ये लैपटॉप चला रहा है, उंगलियां चला रहा है, तब भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो किसे वर्क कहेंगे किसे नहीं कहेंगे? तो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो इधर दो मेन शब्द हैं, एक तो फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि वर्क करने के लिए आपको देखना है क्या फोर्स लग रहा है उस सिनेरियो के अंदर। फोर्स लग रहा है तो हमें देखना होगा, जैसे कि ये लड़का जो है कुर्सी पे फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट हो रहा है। तो हमें दिख रहा है चेयर इधर मूव कर रही है, तो बिल्कुल यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ वर्क हो रहा है इस दोनों केसों में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लैपटॉप पे फोर्स तो लगा रहा है अपनी उंगलियों से, क्या लैपटॉप इधर उधर मूव कर रहा है? लैपटॉप मूव नहीं कर रहा है, तो आपका वर्क नहीं होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब तक दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक वर्क नहीं होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको चेक करना है या नहीं। क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि सबसे मेन सवाल आता है कि कितना वर्क हो रहा है। चलो आपने ये तो बता दिया वर्क हो रहा है, ये तो पहचान लेंगे हम, पर कितना वर्क हो रहा है, ये कितना फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो कितना वर्क करा है इसने, हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो अब हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू एफ एज कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल्स टू एफ एज कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको इन सब टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए। यहाँ पे देखो, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, फिर आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पे जो F दिखाई पड़ रहा है वो है फोर्स अप्लाइड, आपने कितना फोर्स लगाया है उस बॉडी पे। दूसरा यहाँ पे आपको जो डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है वो S से रिप्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे S से जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट। और ये कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा समझना जरूरी है, कॉस थीटा समझना जरूरी है ताकि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो कॉस थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब हम समझाते हैं। इस फोटो को आप देख पा रहे हैं ध्यान से, इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो पहले इसके, अभी वापस आएंगे इधर, लेकिन इस फोटो को हम देखते हैं पहले। ये लड़का जो है यहाँ फोर्स लगा रहा है, तो दूसरे कलर से आपको समझाते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर। तो लड़का जो है ये फोर्स लगा रहा है अपनी इस तरफ, ठीक है, ये अपनी तरफ खींच रहा है रस्सी से। किसको? इस बॉक्स को। तो ये बॉक्स हम देख रहे हैं थोड़ी दूर तक यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बॉक्स है। सही है, इसने फोर्स यहाँ से लगाया और खिसकाते खिसकाते इसे कहाँ तक ले आएगा? यहाँ तक ले आएगा। तो आप बताओ वर्क हो रहा है क्या? वर्क होने की कंडीशन क्या है? फोर्स होना चाहिए। बिल्कुल है, फोर्स, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? तो जरूर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा क्या है। यहाँ पे कॉस थीटा समझते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये वाली डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसी डायरेक्शन में तो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वही कहलाया जाएगा थीटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा जो है वो 30 रखना होगा आपको। क्या रखना होगा? 30 रखना होगा। क्लियर? तो मुझे लगता है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आपको कुछ कॉस की वैल्यू याद कर लेनी है, तो मैं आपको कॉस थीटा की कुछ वैल्यू याद कराता हूँ। 0, 30 डिग्री, फिर आपकी 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपको कुछ वैल्यू याद कर लेनी है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, फिर आपकी होती है
√3/2, फिर आपकी 45 की होती है 1/√2, फिर आपकी cos 60 डिग्री की होती है आपकी 1/2, 90 डिग्री की होती है आपकी 0। क्लियर। अब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि इस लड़के ने फोर्स लगाया है, मान के चलो 10 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया है? 10 न्यूटन। दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 10 न्यूटन। इसने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन और ये डिस्प्लेस हो रहा है मान के चलो 5 मीटर, ठीक है। और एंगल तो 30 डिग्री है ही है। तो आप वर्क कैसे निकालोगे? फोर्स लग रहा है 10, एफ एस कॉस थीटा होता है ना, फॉर्मूला लिख लो पहले, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर, कॉस थीटा कितना है 30, कॉस 30 डिग्री, और 10 इंटू 5 कितना होता है 50। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू देखो यहाँ से, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे रख देंगे हम कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। 2 से 50 बार कितनी बार कट जाएगा? 25 बार, 25√3 आपका आंसर आ जाएगा। 25√3 आपका वर्क हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे यूनिट भी लिखनी होती है। तो यूनिट क्या होती है वर्क की? वर्क की यूनिट होती है जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। आई होप आपको ये फॉर्मूला लगाना आ गया होगा। वैसे भी अब मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ऑफिशियल वाले, आपको कॉस थीटा की कुछ वैल्यू याद कर लेनी है ये। तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे है। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? हम कब कह सकते हैं वर्क हो रहा है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिखाई दे, आपको फोर्स लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो आप कह सकते हैं वर्क हो रहा है। दूसरा है एक्सप्रेशन बताइए जिससे आप वर्क निकाल सकें। तो वर्क निकालने का एक्सप्रेशन क्या है? एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसानी से कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। देखो ये वही न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कलर ले लेता हूं दूसरा। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, फोर्स आपको कितना दे रखा है? 7 न्यूटन। एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है आपको 8 मीटर। कितना दे रखा है? 8 मीटर। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। अब पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा इस केस में। तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। आपको एफ की वैल्यू दे रखी है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन लेते हैं। आपको एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। एस की वैल्यू दे रखी है 8, स्मॉल एम लिख लो, 8 मीटर स्मॉल एम, ठीक है। आपको दे रखी है 8 और आपको कॉस थीटा, कॉस थीटा आपको उसमें दे रखा है कि जो मूवमेंट हो रहा है फोर्स की डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रहा है। मतलब अगर फोर्स इधर लग रहा है तो आपका मूवमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो ठीक है, एफ और एस के बीच में कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 लिखोगे ना, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो 56 आपका क्या आ जाएगा? 56 जूल आपका आ जाएगा वर्क। क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी सवाल था। अब देखो 1 जूल की डेफिनेशन पूछ रहा है, मतलब कि जो मैंने बताया था ना वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। अब इसमें बोल रहा है कि 1 जूल की डेफिनेशन क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, आपको 1 वाट की डेफिनेशन पूछने को बोल सकता है, यूनिट की डेफिनेशन पूछने के लिए सिंपली। तो आप फॉर्मूले में सब कुछ 1 रख दो, ठीक है। मतलब एफ की वैल्यू भी 1 रख दो, 1 न्यूटन, और एस की वैल्यू भी क्या रख दो? 1 मीटर, ठीक है। ऐसे तो आपका डेफिनेशन बन जाएगी। 1 जूल इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर डन बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन एसोसिएटेड डिग्री ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेसेस इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विद इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ऐसा बोला है कि जब हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करेगी 1 मीटर, तो हम कहेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ है, 1 जूल वर्क हुआ है। सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है। अब हमें समझना है पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है। तो इसको मैं समझाता हूँ। मान के चलो आपका फोर्स यहाँ लगा रहे हो, आप फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, बॉडी पे, ये बॉडी है, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। तो W इज इक्वस टू एफ एस कॉस थीटा। जब आप रखोगे कॉस 0 डिग्री रखोगे तो आपका आंसर आएगा एफ एस, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो W का फॉर्म, W आ जाएगा आपके पास एफ एस। और ये क्या होता है? मैक्सिमम वर्क आप निकालते हैं इससे, मैक्सिमम वर्क। इसका मतलब क्या है मैक्सिमम वर्क का? इसका मतलब है
कि अभी दूसरे केस से आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपने फोर्स इधर लगाया और बॉडी मूव इधर कर रही है। कुछ केस हो सकते हैं ऐसे कि आपने फोर्स इधर लगाया और मूव इधर कर रही है, तो इधर 90 डिग्री का एंगल बनना है दोनों के बीच में। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क यहाँ पे कितना निकलेगा? एफ एस cos 90, तो आपके पास निकलेगा वर्क डन 0। वर्क डन क्या निकलेगा? 0। इस केस में तो वर्क क्या आ रहा है? 0। और थर्ड केस ले लेते हैं कि आपने फोर्स लगाया है यहाँ पे लेकिन मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फोर्स लगाया आपने यहाँ पे, मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो कितना एंगल है? 180 डिग्री। कितना एंगल है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, तो आपकी cos 180 डिग्री की वैल्यू और याद करनी पड़ेगी आपको, एक जिसे कहते हैं -1। ठीक है, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो आप W इजिकल्स टू एफ एस cos 180 डिग्री जब रखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? W इजिकल्स टू -FS। ठीक है, क्योंकि 1 रखोगे इसकी वैल्यू -1, तो माइनस इस पर चढ़ जाएगा, तो W इजिकल्स टू -FS। तो हमने देखा ये होता है आपका, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये होता है आपका पॉजिटिव वर्क, ये होता है आपका पॉजिटिव वर्क, ये होता है आपका नेगेटिव वर्क, और ये होता है आपका ज़ीरो वर्क। क्लियर? पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव वर्क मैंने बता दिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्क निकालना है तो आपके लिए तभी हो सकता है जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 0 डिग्री एंगल है, तो समझ लो आप सबसे ज़्यादा काम कर सकते हो। 90 डिग्री एंगल है तो आप समझ लो कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हो, और अगर आप 180 डिग्री है तो आपका सबसे कम वर्क होगा। सही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, देखो पॉजिटिव वर्क जब थीटा 0 डिग्री होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क जब 180 डिग्री होगा थीटा, जब आपका 0 वर्क होगा तो 190 डिग्री के केस में आपका 0 डिग्री हो सकता है, वो 90 डिग्री के केस में 0 होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका मान के चलो ये आपका वो है सन है, ठीक है, और सन के चारों तरफ आपकी क्या घूमती है? अर्थ घूमती है ऐसे ऐसे। ठीक है, अब सन क्या है? इस पे फोर्स लगाता है अर्थ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ कैसे मूव करती है? ऐसे ऐसे, परपेंडिकुलर इसके, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये साफ दिख रहा है। तो अर्थ हमेशा इस पर ऐसे फोर्स लगाती जाती है और ये परपेंडिकुलर मूव करता रहता है। तो बताओ वर्क कितना हो रहा है यहाँ सन के द्वारा? तो साफ दिख रहा है, सन लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं देख पा रहे तो मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मूवमेंट इधर हो रहा है। यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मूवमेंट इधर हो रहा है। यहाँ पे भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मूवमेंट इधर हो रहा है। तो 90 डिग्री बनना है हमेशा। हमेशा क्या बनना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, जिसकी वजह से वर्क क्या होगा? 0। वर्क क्या होगा? 0। अब नेक्स्ट हमें समझना है एनर्जी। एनर्जी होती क्या है? अब इस फोटो को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इस पर्सन को देख के बताया जा सकता है कि वर्क कर रहा है या नहीं? वर्क कर रहा है या नहीं? तो वर्क करने की क्या कंडीशन होती है? फोर्स लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, ये दो कंडीशन है। तो क्या ये फोर्स लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है। क्या ये डिस्प्लेस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ वर्क तो हो रहा है। तो अब इसमें सवाल क्या है कि एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? व्हाट इज़ एनर्जी? तो आपको अगर दिख जाए ना कि यहाँ वर्क हो रहा है, अगर आपको ये चीज़ दिख जाए कि कहीं पे वर्क हो रहा है, ठीक है, कहीं पे अगर वर्क हो रहा है तो ये समझ जाना कि वहाँ पे एनर्जी भी होगी। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे अरे ये क्या मतलब हुआ कि वर्क हो रहा है तो एनर्जी भी होगी? मैं समझाता हूँ। ये इंसान क्या कर रहा है? इस गाड़ी पे वर्क कर रहा है, मतलब ये ट्रॉली पे वर्क कर रहा है, इस पे वर्क हो रहा है। तो समझ लो इस इंसान के अंदर क्या है? एनर्जी। इस इंसान के अंदर क्या है? एनर्जी, तभी ये वर्क कर पा रहा है। तो जिसके पास एनर्जी होती है वही वर्क कर सकता है, और अगर वर्क नहीं कर पा रहा है वो, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं है। ये तो हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि भाई काम कर सकता है तो एनर्जी है तेरे अंदर, नहीं कर सकता तो तेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तो सिंपल सी वही चीज़ लिखी है यहाँ, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। बॉडी की वो कैपेसिटी जिससे वो वर्क कर सके, उसी को एनर्जी ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, कि बॉडी में कैपेसिटी होगी तभी वो वर्क कर सकता है, तो उसी कैपेसिटी को बोलते हैं एनर्जी। अब जो एनर्जी है वो कई तरीके की होती है।
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। लेकिन हमें ये सारी एनर्जी तो हम क्लास 10th में पढ़ लेंगे, 10th क्लास के अंदर, ठीक है। अभी तो हम इन दो एनर्जी पे फोकस करते हैं, ये क्लास 9th के अंदर पढ़ लेंगे हम, बल्कि इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। इसी चैप्टर में अब हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो देखो यहाँ पे दिख रही है काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हमने मान के चलो, अभी हमने एनर्जी जो थी वो कई सारे टाइप्स की है, लेकिन अभी हमने इस चैप्टर के अंदर एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड कर दी है जो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का मतलब मैंने अभी क्या बताया, वर्क करने की कैपेसिटी, कोई बॉडी की वर्क करने की कैपेसिटी, उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी। वर्क हो रहा है तो एनर्जी की वजह से होता है। वर्क क्यों होता है, किसी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है तो वर्क होता है। अब देखो इस फोटो के अंदर मैं काइनेटिक एनर्जी समझाने की कोशिश करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कैसे कहते हैं। अब ये जो बॉडी है साफ दिख रहा है किस में, मोशन में है। किस में दिख रहा है, मोशन में, मतलब चल रही है ना, मूव कर रही है। अगर बॉडी मूव कर रही होती है, अगर बॉडी मूव कर रही होती है, मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। मैंने क्या बोला, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि बॉडी जो है मूव कर रही है, तो बॉडी के मूवमेंट की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी जिसे कहेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, जिसे क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब कि ये चल, इस बॉडी के मूव करने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी बन गई जिसे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी हो या फिर हो केमिकल एनर्जी, है तो एक एनर्जी ना, है तो एक एनर्जी। और मैंने अभी भी बताया था किसी भी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी होगी तो वो क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। तो वो क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। तो इसका मतलब ये बॉडी चल रही थी, मोशन में थी, मोशन में होने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये वर्क कर सकती है। कैसे कर सकती है, देखो अब ये इसमें टक्कर मारेगी, टक्कर मारेगी मतलब फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाने की वजह से इसका होगा डिस्प्लेसमेंट, ये इस तरफ थोड़ा मूव करेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आने की वजह से, फोर्स लगने की वजह से हम कहेंगे कि इस बॉडी ने इसके ऊपर वर्क किया है, इस बॉडी ने इस बॉडी के ऊपर वर्क किया है। तो हम समझ गए। तो हम एक बार इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं। तो हमने समझ लिया कि एनर्जी होगी तो वर्क होगा, एनर्जी होगी तो वर्क होगा। और काइनेटिक, और मैंने बताया बॉडी अगर मोशन में होगी, अगर बॉडी मोशन में होगी, बॉडी जो है मोशन में होगी तो उसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसे कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से अब ये क्या कर सकता है, वर्क कर सकती है बॉडी, काइनेटिक एनर्जी की मदद से वर्क कर सकती है, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान समझना। अब मैं तुम्हें इस फोटो के अंदर समझाता हूँ, वर्क एक तरीके से और निकाला जा सकता है। जैसे वर्क का एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, W=Fs cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगा के तो तुम वर्क निकाल ही सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के तो तुम वर्क निकाल ही दोगे, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हें दूसरे तरीके से भी एक तो पता लगाने का तरीका यही था आपके पास कि फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पता लगा लो कि वर्क हो रहा है। लेकिन वर्क पहचानने का एक तरीका और है, कैसे, अभी बताओ बॉल कैसे है, रेस्ट में, बॉल कैसे है, रेस्ट में। लेकिन इसके किक करने के बाद ये कैसे आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, ठीक है, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। तो अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी तुम्हें क्या लगता है कितनी होगी, अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ज़ीरो। अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो, क्योंकि ये मोशन में नहीं है। मोशन में आने के बाद इसकी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मोशन में आने के बाद। और रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो होगी, मोशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अगर किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा हो,
काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा हो तो समझ जाओ उस बॉडी में वर्क हो रहा है। साफ दिख रहा है वर्क होगा क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क तो हुआ ना यहाँ पे, इस तरीके से देख लोगे। लेकिन एक तरीका और बता दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी पहले इसकी जीरो थी, अब कुछ हो गई तो समझ जाओ वर्क हुआ है। तो वर्क हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, इसका सिंबल ले लेते हैं, ये देखो काइनेटिक एनर्जी का सिंबल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल होता है E और छोटा k, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आप इस फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में आपको चेंज दिखाई दे तो समझ जाओ वर्क हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज दिखाई दे तो समझ जाओ वर्क हो रहा है। अब हम काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला निकालते हैं, व्हाट इज, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी हो, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी हो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखो एक चीज़ तो क्लियर है, इस बॉल पे वर्क तो हो रहा है, इस बॉल पे वर्क तो हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये फोर्स लगाएगा और यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, हल्का ही सही लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। तो ठीक है, वर्क हो रहा है इस बॉल पर, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, ठीक है। तो एफ इंटू एस, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हमें फोर्स की वैल्यू रखनी है यहाँ पे और आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखनी है इस फॉर्मूले के अंदर, आपका डेरिवेशन होने लगेगा। तो देखो फोर्स जो है उसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं कितना होता है, एम ए, फोर्स का फॉर्मूला तो यही होता है एम ए। सेम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने बाकी दो इक्वेशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि उसमें टाइम आता है और हमें उन टाइम की ज़रूरत, टाइम है नहीं हमारे पास, टाइम का मतलब वेरिएबल है नहीं, तो टाइम हम ले नहीं सकते थे, तो हमें तीसरी इक्वेशन का ही यूज़ करना पड़ा। तो ठीक है, यहाँ से हम s निकाल लेंगे, तो यू स्क्वायर इधर ले जाओ, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये आ गई। तो बस अब इस फॉर्मूले में रख दो, तो W इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू रखोगे तो एम ए आ जाएगा, और यहाँ पे इनटू में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a से a कट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, W इज इक्वल्स टू एम, या फिर इसको 2 को आगे ले आओ, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है। अब हम जानते हैं इनिशियली बॉडी कैसी थी, रेस्ट पे थी, इनिशियली बॉडी क्या थी, यू की वैल्यू 0 थी, तो आप यू की वैल्यू 0 रख सकते हैं, आप यू की वैल्यू 0 रख सकते हैं, तो 0 हट जाएगा, 0 रखते ही 0 का स्क्वायर हट जाएगा, ये चीज़ हट जाएगी। तो आपके वर्क का फॉर्मूला आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और अभी भी मैंने समझाया कि आपका काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है वर्क, काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है वर्क, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज ही क्या कहलाता है, वर्क। तो हम W की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलोग्राम मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट दी वर्क डन बाय द फोर्स। बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो देखो इसमें दे रखा है एक बॉडी है जिसका वजन है 20 किलोग्राम, जिसका मास कितना दे रखा है 20 किलोग्राम। अब वो चल रही है, मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, लेकिन इस पर क्या लगने लगता है, एक फोर्स लगने लगता है। अब हमें पता है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, अगर वो इधर चल रही है तभी तो इसकी स्पीड स्लो हो जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी फोर्स, तो वर्क डन निकाल लेंगे हम,
वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब हमें पता है ना थीटा दे रखा है ना डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रखा है, फोर्स दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हम। वर्क डन का एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी यार ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसे इरेज कर दो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का सिंबल होता है ई के फाइनल माइनस ई के इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल वाली निकालना है इस वक्त, हम क्या निकालना है, फाइनल वाली। तो हाफ एम की वैल्यू है 20, वी की वैल्यू है, फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी है 4, मतलब टू का स्क्वायर 4, तो 2 से ये 2 बार कट गया तो 40 आ गया। कितना आ गया 40, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम की वैल्यू है 20, यू है 5, 5 5 25, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 250, कितना आएगा 250। तो आपका वर्क आएगा माइनस का कितना आएगा, माइनस का 210 जूल, माइनस का 210 जूल। अब यहाँ पे जो माइनस है ये समझ में नहीं आया होगा आपको, माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब है कि ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, इसने जो वर्क किया है वो नेगेटिव किया है। वर्क क्या किया है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है और जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट है, मोशन और फोर्स अपोजिट हैं, ये डिनोट करता है नेगेटिव सिंबल, ठीक है। तो वर्क कितना किया है इस फोर्स ने वर्क कितना किया है 210 जूल, 210 जूल। और नेगेटिव का मतलब है कि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो मैंने बता दी मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब है व्हाट राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is tripled? तो देखो सवाल क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कितनी दे रखी है काइनेटिक एनर्जी 25 जूल, और उसकी वेलोसिटी भी दे रखी है हमें 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये चल रहा है तभी तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई है। चलने की वजह से जो एनर्जी आती है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब बोल रहा है कि हमने वेलोसिटी बढ़ा करके कितनी कर दी है, 3 गुना कर दी, मतलब 3 गुना कर दी, ठीक है, ट्रिपल कर दी। 3 गुना करने का मतलब क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड कर दी होगी वेलोसिटी। तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अब, ठीक है। तो अभी हम इस केस में हम काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं पहले, फर्स्ट केस में, ये वाले केस में, फर्स्ट केस में देख लेते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मास फाउंड कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी 25 जूल इज इक्वल टू हाफ एम फाइंड करना है, वी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, तो हो गया 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 से 25 कट जाएगा ये चीज़, तो 2 इधर चले जाएगा, तो मास की वैल्यू आ गई 2। नहीं आया समझ में तो करके देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। मास 2 किलोग्राम आ गया। अब नेक्स्ट केस में देखें, इसको काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट मान लेते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी अगर हम 2 निकालें, काइनेटिक एनर्जी 2 निकालें किस केस में, जब हमने वेलोसिटी बढ़ा करके कितनी कर दी है 15 कर दी है, तो देखो कितनी आएगी, हाफ एम की वैल्यू अभी अभी निकाल ही चुका हूँ मैं 2, और वी हम देखते हैं 15 का स्क्वायर, ठीक है। वी वेलोसिटी 15 हो गई ना इस बार, 2 से 2 कट गया, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी सेकंड कितनी आ गई
काइनेटिक एनर्जी सेकंड कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी सेकंड आ गई हमारी 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 जूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल। एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, मतलब एनर्जी की यूनिट होती है आपकी जूल। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो या फिर हो पोटेंशियल एनर्जी या कोई सी भी एनर्जी, उन सब की यूनिट क्या होगी, जूल। और वर्क की भी क्या यूनिट होती थी, जूल। तो ये चीज़ समझ में आई या नहीं, बहुत इजी था सवाल, काफ़ी इजी था। तो भाई अब हम समझने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है सबसे टफ टॉपिक लोगों के लिए, टफ, क्योंकि ये समझ ही नहीं आता है लोगों को कि पोटेंशियल एनर्जी आखिरकार होती क्या चीज़ है। पोटेंशियल एनर्जी समझ ही नहीं आती। एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, देखते हैं कुछ समझ में आता है या नहीं। द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से या फिर शेप की वजह से, बॉडी की पोजीशन की वजह से या फिर शेप की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। तो चलो अब एक काम करते हैं, फोटो ले लेते हैं। तो भाई ये आपको तीरंदाज भाई दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, ये तीरंदाज भाई, ये क्या करने वाले हैं, इस रस्सी को खींचने वाले हैं, ऐसे हाथ से पकड़ के इसको अपनी तरफ खींचने वाले हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से ये कर लिया। अब ध्यान से देखो, ये तार खिंच चुका है इस तरीके से, पूरा इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी कोई शेप आपने चेंज बिगाड़ दी और आपने इसकी शेप कुछ चेंज कर दी इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी एक सेट पोजीशन हो गई है। अब देखो इस पोजीशन की वजह से, या बोल सकते हो इस शेप की वजह से, इसके अंदर इस मतलब तार के अंदर, इस धनुष के तार के अंदर क्या आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। क्या आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब मैंने बताया था एनर्जी कोई सी भी हो, पोटेंशियल हो या काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी है तो वो क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। तो अब ये धागे को जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये क्या करेगी, तीर पर, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, इस तीर पर, ये धागा जो है इस तीर पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब सीधी सीधी भाषा बोलें तो वर्क होगा। सही है, पोटेंशियल एनर्जी ने वर्क किया इस तरीके से, इस तरीके से, और अब ये तीर आ गया मोशन में, जिसके कारण वर्ष इसमें क्या आ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या आ गई होगी, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी इस तीर में। समझ में आया, दोबारा देखो, इस तार का आपने पोजीशन चेंज किया, पोजीशन की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से यह वर्क कर सकता है। जैसे आपने इस तीर पर वर्क किया तो ये मोशन में आ गया तीर, मोशन में आने की वजह से तीर के अंदर आ गई काइनेटिक एनर्जी। और एक और केस देखते हैं भाई, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस फोटो में, ये लड़की जो है यहाँ ज़मीन से उठकर यहाँ ऊंचाई पे क्या ले आई है, इस बॉल को ले आई है। अब इसकी इस पोजीशन की वजह से, अब इस पोजीशन की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई। अब एनर्जी की वजह से वर्क कर सकती है, तो ये वर्क कर सकती है, नीचे की तरफ मूव कर रही है ये। ठीक है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये मूव कर रही है तो इसके अंदर ये काइनेटिक आ जाएगी। कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से। और देखो एक और फोटो, यहाँ पे बेचारा साइकिलिस्ट क्या हो रहा है, साइकिल चला रहा है ऊपर पहाड़ी की ओर, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, मोशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी लेके, आपका काइनेटिक एनर्जी लेके पहाड़ी पे चढ़ गया, यहाँ पे ये इस पोजीशन पे है। दूसरा कलर ले लेता हूँ, समझ में आएगा। अब इस पहाड़ी की टॉप पोजीशन पे है, यहाँ पे ये इतनी ऊंचाई पे, हाइट पे है। तो इस पोजीशन की वजह से, इस पोजीशन की वजह से इसमें क्या आ गई, इस पोजीशन की वजह से इसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो अब ये मोशन मतलब वर्क कर सकता है। तो ये नीचे की तरफ ये जा रहा है
और फिर से क्या कर सकते हैं हम कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बता दी, दोबारा आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन की वजह से, दूसरे कलर से देखते हैं, पोजीशन की वजह से और शेप की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है बॉडी के अंदर उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया होगा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। मान के चलो आपके पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, एक बॉक्स है मान के चलो, जिसका कोई मास m है। इसको उठाकर तुम ऊपर ले गए, ठीक है, इसको उठाकर तुम ज़मीन से, ये ज़मीन है, ज़मीन से ऊपर ले गए कुछ हाइट h पर, हाइट h पर उठाकर इसको यहाँ तक ले आए तुम, ठीक है। तो बताओ तुमने कुछ वर्क किया। वर्क मतलब होता है फोर्स लगाना, फोर्स लगा के तुम ऊपर तक ले गए, डिस्प्लेस भी किया, इसका मतलब आपने वर्क किया, वर्क किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने वर्क किया, ठीक है। कॉस थीटा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो एफ एस आ जाएगा। तो फोर्स जो है, फोर्स जो है वो आपका कितना है, वो आपका है एम जी की बराबर। किसकी बराबर, एम जी की बराबर। मास इसका ये रहा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही होगी, एम जी की बराबर हो गया, क्लियर। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, एच, कितना हुआ है, एच। तो आपका वर्क, आपने कितना वर्क किया है इस पर टोटल, एम जी एच, ठीक है, एम जी एच। अब मुझे ये बताओ, आपने इस पे एम जी एच वर्क किया, इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे आपने कितना वर्क किया, एम जी एच वर्क किया, ठीक है। तो यहाँ तक आपके ये एम जी एच वर्क कर दिया आपने। तो इस ब्लॉक के अंदर एनर्जी आ गई होगी, क्या क्या आ गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी या नहीं आ गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी क्योंकि आपने इसमें एक पोजीशन पे सेट कर दिया ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी क्योंकि एक पोजीशन पे आपने इसे सेट कर दिया। अब इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो जितना आपने वर्क किया है उतनी ही आई होगी क्योंकि आपने वर्क वर्क कितना किया, एम जी एच, और इतनी ही आपने इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। और एनर्जी कौन सी ट्रांसफ़र हुई है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोजीशन की वजह से। तो आपका जो एनर्जी आई है वो आई है पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी एच। तो दोबारा हमने देख लेते हैं, वर्क डन एफ इंटू एस होता है, फोर्स की वैल्यू है एम जी, एस की वैल्यू है एच, तो एम जी एच, और वर्क की जगह हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया एम जी एच, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, जूल, जे से डिनोट कर सकते हैं, क्लियर। तो एम जी एच आपका निकल आया है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कराया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कराया जा सकता है, चेंज कराया जा सकता है। तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो ये एक कोई स्लोप है इस तरीके से, और यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, दूसरे कलर से बना लेते हैं। यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, क्लियर। तो अभी इसमें क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक हाइट पे है, यहाँ पे एक हाइट पे एच। और इसमें बताओ काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो एक चीज़ मैं आपको बताई नहीं है शायद से, कि मैकेनिकल एनर्जी, हमारे पास एक टर्म होता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम एम ई से डिनोट कर देते हैं इस वक्त। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगी आपके पास, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि यहाँ मोशन नहीं हो रहा है। अब ये नीचे नीचे जैसे जैसे जाएगा इसे छोड़ देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, एम जी एच। तो आप देख रहे हैं नीचे जाने पे हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी,
और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब इसके टर्म में वेलोसिटी, वेलोसिटी नीचे जाने पे क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी एक्सेलरेशन की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो साफ दिख रहा है नीचे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। समझ में आया? तो यहाँ पे जब बॉल आएगी तो हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हाइट हो चुकी है ज़ीरो। फॉर्मूले में रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी इधर होगी, ठीक है, इधर काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वेलोसिटी है इसमें। तो ऊपर हम देख सकते हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। नीचे देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी नहीं है लेकिन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो दोनों जगह हम देख सकते हैं। तो क्या हुआ, जो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी वो अब नीचे आने पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी है ना। एनर्जी टोटल इतनी जितनी ऊपर थी, यहाँ पे देखो मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। ऊपर एनर्जी कितनी थी, मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी तो ऊपर नहीं थी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी। अब नीचे आ गई तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या, नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ख़त्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी में रह गई सिर्फ। तो हमें पता चला कि जो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी वो नीचे आने पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ना एनर्जी घटी है ना बढ़ी है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में बदल गई है। समझ में आ गया? तो यही चीज़ हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में समझाती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम, ठीक है, बराबर रहती है। मतलब कि ऊपर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी और नीचे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी थी और नीचे की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों बराबर होंगी, क्योंकि यही फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, न घटी है ना बढ़ी है एनर्जी। अब हम समझते हैं पावर। पावर क्या होता है? पावर की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, द वर्क डन इन यूनिट टाइम। मतलब किसी निर्धारित समय पे कितना काम हुआ है उसी को कहते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। और आप इसे एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्क इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी। तो फिर आप एनर्जी अपॉन टाइम भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये पावर का आप फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक। और आपके जूल वो सॉरी वाट इसकी यूनिट हो जाएगी, वाट इसकी यूनिट हो जाएगी, या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड भी आप इसे बोल सकते हैं इसकी यूनिट को। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बस पावर में बस आपको ये फॉर्मूला लिखना है और इसके न्यूमेरिकल वगैरह भी हम देखते हैं आगे। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझने वाले हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? सबसे पहले तो हम एनर्जी की यूनिट जानते हैं क्या होती है। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आपका मीटर होता है, ये जो आपका मीटर होता है उसमें रीडिंग जो आती है वो यूनिट्स में आती है, ठीक है। एनर्जी की यूनिट किस में आती है? यूनिट्स में। बोलते नहीं है कि इस बार इस महीने में इसने 200 यूनिट यूज़ कर ली, 250 यूनिट यूज़ कर ली। तो ये यूनिट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो जो आपकी एक यूनिट होती है ना, एक यूनिट, उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, यही आपकी कमर्शियल यूनिट होती है, किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट आवर क्या होती है? कमर्शियल यूनिट, इसी को हम पढ़ रहे हैं। अब 1 किलोवाट आवर को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 वाट आवर, क्योंकि के का मतलब तो 1000 होता है, 1000 वाट आवर। और अगर आपको जूल्स के अंदर लिखना हो, आपकी जूल्स के अंदर लिखना हो, किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना हो, तो आपको बता देता हूँ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स की बराबर होता है। समझ में आ गया? तो बस इतना ही आपको बताना था। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर 1000 वाट आवर के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल की बराबर भी हो सकता है। अब क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज पावर?
पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यही इसका फॉर्मूला, यही इसकी डेफिनेशन। वो डिफाइन 1 वाट और पावर, 1 वाट ऑफ पावर मैं बता चुका हूँ, पावर की यूनिट होती है वाट, पावर की यूनिट होती है वाट, और 1 वाट पावर को वो डिफाइन करने के लिए कह रहा है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, वर्क डन को 1 कर दो, टाइम को 1 कर दो, आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। अ बॉडी इज क्लेम्ड टू पजेस पावर ऑफ 1 वाट, पावर ऑफ 1 वाट तब होगी बॉडी की जब वो वर्क करेगी कितनी, 1 जूल जो है वर्क करेगी 1 सेकेंड के अंदर। सही है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख दिया है W इज इक्वस टू, मतलब वाट, 1 वाट इज इक्वस टू 1 जूल पर यूनिट 1 सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन है, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया, पावर निकालने के लिए बोल रहा है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और वर्क डन की जगह आप एनर्जी भी ले सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी दे रखी है आपको 1000 जूल और आपको टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, तो आपका पावर आ गया 100 वाट। बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन at a certain angle to the ground moves in the curved path and falls back to the ground. The initial and the final points of the path and of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? ऐसे बोला है, एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, इस तरीके से ऊपर से जाता है और यहाँ पे गिर जाता है, क्लियर, यहाँ पे गिर जाता है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। कह रहा है कि वर्क डन कितना किया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ने। तो नीचे फोर्स लगता है, हमें पता है नीचे की ओर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो कितना वर्क डन किया होगा, तो वर्क डन तो भाई 0 हुआ होगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। तो इस पर फोर्स तो लग रहा है, 24 घंटे फोर्स लग रहा है, 24 घंटे फोर्स लग रहा है नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। फोर्स और इसके बीच का एंगल कितना होता है, कॉस थीटा 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0। बहुत ही आसान सवाल था। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। तो सिंपली बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है। ऐसे बोल रहा है कि आपको पावर दे रखी है 1500 वाट और आपको टाइम दे रखा है 10 आवर, तो बताओ एनर्जी कितनी होगी। तो हमें पावर का फॉर्मूला पता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी निकालनी है तो पावर इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। पावर, टाइम को इधर ले जाओगे ना, पावर इनटू टाइम। तो अब वैल्यू रखने के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं। पावर की वैल्यू कितनी है 1500 वाट, और टाइम कितना है 10 आवर, आवर में है तो आपको किलोवाट में रखनी पड़ेगी पावर, ठीक है, क्योंकि यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर, ठीक है। तो आपका ये 1500 को आपको आवर में कन्वर्ट कर, वो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1500 वाट को आपको किलोवाट आवर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1.5 किलोवाट आ जाएगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई टाइम है आपके पास कितना 10, तो आपका एनर्जी कितना आ जाएगा 15 किलोवाट आवर, 15 किलोवाट आवर, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है, एनर्जी हमें दे रखी है 250 यूनिट्स में, 250 यूनिट्स में पूछ रहा है कि यही एनर्जी को आप जूल में कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट कर दो, जूल में कर दो। तो हमें पता है कि 250 यूनिट बोलने का मतलब क्या है, 250 किलोवाट आवर बोलना, सही है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 250 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 250 यूनिट्स। तो किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने रिलेशन भी बता रखा है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो बस 250 को मल्टीप्लाई कर दो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से, जूल से, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v, how much work should be done on the object in order to bring the object to rest। एक
सवाल है, बढ़िया सवाल है कि एक मान के चलो ऑब्जेक्ट है, हम कार मान लेते हैं जिसका मास है m और ये एक वेलोसिटी से चल रहा है जिसको बोल रहे हैं हम v। तो वो बोल रहा है इस मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमें रोकना है। इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, तो रोकना है। तो हमें इधर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम इसे रोक सकें, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो हमें पता है चलती हुई बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है। चलती हुई बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हमें पता है कार के अंदर कितनी एनर्जी है, हाफ mv² के बराबर। तो हमें वर्क करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होगी। हमें पता है वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इसी कार की एनर्जी की बराबर। कम से कम इतनी एनर्जी तो हमारे पास अंदर होनी चाहिए जितनी इस कार के अंदर है, तभी तो हम इस पर रोक सकेंगे। तो हाफ mv² की बराबर ही हमारे पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इतना वर्क कर सकते हैं। समझ में आया। तो W = हाफ mv²। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको फिर मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।